हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाली वीडियो को ज़रूर देख के आएँ, तभी आप इस वीडियो को और प्रीवियस वीडियो को लिंक कर पाएंगे। तो ध्यान से जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा। हमने जो देखा था, जो नेशन स्टेट्स थे, अब वो धीरे धीरे करके फॉर्मेशन ऑफ नेशन की तरफ बढ़ रहे थे। पहले जो लोग यूनाइट नहीं थे, अब धीरे धीरे करके वो यूनाइट हो रहे थे और नेशन फॉर्मेशन होने लगता है यूरोप में। ये जो नेशन फॉर्मेशन हो रहा था, ये नेशन जो स्टेट बन रहे थे, कौन कौन से बन रहे थे, जैसे यूनिफाइड जर्मनी, यूनिफाइड इटली और यूनिफाइड ब्रिटेन। ये जो जर्मनी और इटली थे, ये तो रिवॉल्यूशन के थ्रू यूनाइट हुए थे, लड़ाई धड़ाई मार काट मचा के, तभी ये यूनिफिकेशन हुआ इनका। और जो ब्रिटेन था वो पार्लियामेंट के थ्रू यूनिफाइड हुआ, इसलिए इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। जर्मनी को यूनाइट करने के लिए हमने देखा था 1848 में लिबरल्स सामने आए थे। ठीक है, लिबरल्स कौन थे? जो मिडिल क्लास लोग थे। वो एक फील्ड में उतरे और उन्होंने बोला कि हम जर्मनी को यूनाइट करवा के ही रहेंगे। उनका ये मानना था कि हम जर्मनी में जो ऑटोक्रेसी था उसको हटा के मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेबलाइज कर देंगे। लेकिन ये प्लान उनका बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका था। फेल होने का रीज़न क्या था? फेल होने का रीज़न्स था कि जो लिबरल्स थे वो गए थे पीजेंट्स के पास हेल्प मांगने। अब उन्होंने, जो पीजेंट्स थे ना, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, और ये लिबरल्स की बात सुनी नहीं। ठीक है, तो उन्होंने अपना समर्थन देने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद क्या होता है ना, जो लिबरल्स थे वो जाते हैं जंकर्स के पास। जंकर्स कौन थे? जंकर्स थे लैंड ओनर्स। अब लैंड ओनर्स ने भी ये सोचा कि अगर हम इनका साथ दे देते हैं, अगर डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो जाती है, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है जंकर्स के लिए। अब देखो, पीजेंट्स, जंकर्स, मिलिट्री सभी ने साथ देने से मना कर दिया और ये मूवमेंट यहीं पे फेल हो जाता है। जर्मनी जो था ना, वो 39 स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें से एक स्टेट जो था उसका नाम था प्रूशिया। अब प्रूशिया में से एक लीडर सामने निकल के आते हैं जिनका नाम था ओटो वोन बिस्मार्क। इनको आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन भी कहा जाता है। बिस्मार्क साहब ने कहा कि मैं जर्मनी को एक यूनिफिकेशन, मतलब यूनिफाइड करके ही दम लूँगा। ठीक है, और इसी सोच के चलते ही उन्होंने 7 सालों की कड़ी मेहनत के चलते उन्होंने 3 जी फाड़ लड़ाइयाँ लड़ दी। जी फाड़ गलत मत समझो, जी को उठा के साइड में फेंको और फाड़ को हम पकड़ते हैं। एफ का मतलब वॉर विद फ्रांस, ए का मतलब वॉर विद ऑस्ट्रिया और डी का मतलब वॉर विद डेनमार्क। और इन्होंने सारी लड़ाइयाँ जीती और इनकी मेहनत से फाइनली सन 1871 में जर्मनी एक यूनिफाइड जर्मनी बना, एक अखंड जर्मनी का निर्माण होता है और इस अखंड जर्मनी के राजा बनते हैं केसर विलियम वन। ठीक है, ये थी अखंड जर्मनी की कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की ओर। ठीक है, इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटली का जो नदन वाला जो पार्ट है उस पर कब्जा था ऑस्ट्रियन और हैब्सबर्ग एम्पायर्स का। ठीक है, जो इटली का सदर्न वाला जो पार्ट है वहाँ पे कब्जा था किंगडम ऑफ सिलिसिस, या कहीं तो स्पेन की बर्बन डायनेस्टी का। ठीक है, अब जो बचा बीच वाला पार्ट वो पोप्स ने कब्जा रखा था। अब बचता है बेचारा एक साइड में टापू जिसका नाम सर्दिनिया पिडमोंट था। वहाँ पे इटली के ओरिजिनल किंग्स रहा करते थे, ओरिजिनल राजा रहा करते थे। इटली देखो 7 स्टेट से मिलके बना है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे ग्यूजेप मैज़िनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण करके, मतलब बना के, इटली को यूनिफाइड करने का काम किया था, लेकिन उनका ये प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। अब जो सर्दिनिया पिडमोंट के राजा थे ना, विक्टर इमैनुअल टू, वो निकल के सामने आते हैं और कहते हैं कि इटली में जिन्होंने भी कब्जा कर रखा है, मैं उनसे सभी को आज़ादी दिलवाऊंगा, क्योंकि इटली मेरा है और इटली पे ऐसे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब वो अपने चीफ मिनिस्टर से कहते हैं कि, चीफ मिनिस्टर कौन थे? कैवियोर। वो कैवियोर से कहते हैं कि भाई ब्रिटेन तो आज़ाद हो चुका है, इटली को भी आज़ाद करवाओ कैसे भी करके। तो कैवियोर कहते हैं ठीक है महाराज, मैं करवाता हूँ। अब कैवियोर जाते हैं नदर्न रीजन में, वहाँ पे ऑस्ट्रियन और हैब्सबर्ग एम्पायर के साथ मार धाड़ कटा के, मतलब वहाँ पे खून खराबा मचा के उन्हें भगा देते हैं। अब वो मुक्ति मिल जाती है नदर्न रीजन को, वो इमैनुअल के कब्जे में आ जाता है। अब बचता है सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट के लिए एक लीडर सामने निकल के आते हैं जिनका नाम था गिउसेप गैरिबाल्डी।
वो कहते हैं कि भाई सदर्न पार्ट को मैं आज़ाद करवा लूँगा वहाँ के पीजेंट्स की सपोर्ट लेके। तो इमैनुअल साहब कहते हैं ठीक है भाई, ये जिम्मेदारी तेरे कंधों पे रही, तू जा भाई सदर्न पार्ट में और इटली को आज़ाद करवा दे सदर्न रीजन से भी। अब वो जाते हैं, अब वहाँ के पीजेंट्स को अपने साथ मिला लेते हैं और मिलाने के बाद वो जो किंगडम ऑफ सिलीसीस था ना, उसको भगा देते हैं वहाँ से। फाइनली 1860 में सदर्न रीजन भी मुक्ति मिल जाती है उसको, जो वहाँ की सिलीसीस थी, ठीक है ना, उनसे मुक्ति मिल जाती है सदर्न पार्ट को भी। अब बचता है बीच वाला पार्ट। बीच में पोप्स का राज चल रहा था। अब पोप्स बेचारे वैसे ही डर गए और कह रहे हम क्या ही लड़ाई झगड़े करें, हथियार डाल देते हैं वो भी। और फाइनली 1861 में इटली भी एक अखंड इटली बन के निकल के सामने आता है। इटली और अखंड इटली बनने के बाद वहाँ पे जो राजा बनते हैं वो बनते हैं इमैनुअल टू, वही विक्टर इमैनुअल टू वहाँ के अखंड इटली के राजा बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की। जैसा आज हमें ब्रिटिश आइल्स देखने को मिलता है, 18th सेंचुरी से पहले वहाँ पे कोई भी नेशन नहीं था। वहाँ के लोगों की जो आइडेंटिटी थी वो थी लोगों की एथनिसिटी। वहाँ पे 4 ही एथनिक कंपोनेंट थे। पहला था आयरिश, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा इंग्लैंड, चौथा वेल्स। अब क्या हुआ, वहाँ पे इंग्लैंड के लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा पावर थी। तो 1688 में इंग्लैंड में पार्लियामेंट डोमिनेट कर लेता है। वहाँ के जो राजा रानी होते हैं वो मात्र एक पपिट बन के रह जाते हैं। अब इंग्लैंड के लोगों ने सोचा हम तो भाई सारी वॉर्स को जीत ही रहे हैं, क्यों ना अब आसपास के स्टेट्स को अपने में मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनाया जाए। तो उन्होंने कूटनीति और डिवाइड एंड रूल का गेम खेला। डायरेक्टली तो वो अपने में ऐड कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया इस बात का। और 1707 में इंग्लैंड से अधिकारी लोग जाते हैं स्कॉटलैंड में। अब वो वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आ जाओ मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, है ना। और भाई लोग वहाँ के भोले वाले मान जाते हैं कि चलो ठीक है, हम आप में ऐड हो जाते हैं और मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। अब एक एक्ट पास होता है, एक्ट ऑफ यूनियन। ये पास होता है 1707 में ही। इसके तहत स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक हो जाते हैं और यूनाइटेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। अब क्या होता है ना, जब पार्लियामेंट बनी थी तो वहाँ पे इंग्लिश लोगों का दबदबा बहुत ज़्यादा था। उन्होंने यूनाइट होते ही, मतलब स्कॉटलैंड के यूनाइट होते ही वहाँ पे पार्लियामेंट में और इंग्लैंड में इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे रूल्स लो पास किए जिससे इसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर का। अब बेचारे स्कॉटलैंड के कल्चर, लैंग्वेजेस, उनके जो भी चल चलन, जो यही था पहनावा, उसको दबाने की बहुत कोशिश करी और दबाया भी। अब जो लोग उसकी अपनी आइडेंटिटी को शो करते थे या फिर अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए आवाज़ उठाते थे, उनको मारा पीटा जाने लगा। अब मारा पीटा जाता था, बेचारा दबा दिया गया स्कॉटलैंड। अब उनकी जो अगली नज़र थी वो पड़ी आयरलैंड के ऊपर। वो सोच रहे थे डिवाइड एंड रूल कूटनीति का गेम खेल के इसको भी अपने में ऐड कर लिया जाए। आयरलैंड जो है ना, वो दो क्रिश्चियनिटी चलती है ना, वो 2 टाइप्स की चलती हैं। पहला कैथलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। अब जो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स रहा करते थे उनकी मात्रा ज़्यादा थी, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट बहुत कम रहा करते थे। उन्होंने दिमाग से गेम खेला, सोचा इनको ईजिली अपने में मिलाने के लिए इंग्लैंड वालों ने आयरलैंड वाले प्रोटेस्टेंट को पैसा देके मदद करनी शुरू कर दी कि जिससे वो इजीली अपने में मिल सकें, इंग्लैंड में मिल सकें। अब ये बात पता चलती है कैथलिक लोगों को, ये बात पता चलते ही वहाँ पे वो रिवोल्ट हो जाता है, मार काट मचानी शुरू कर देते हैं कि वो कहते हैं कि तुमने जैसे स्कॉटलैंड के लोगों का कल्चर ख़त्म कर दिया, लैंग्वेजेस बोलने से बंद कर दिया, रहन सहन पहनावा उनका ख़त्म कर दिया, ऐसे ही तुम हमें भी दबा दोगे। इसी के चलते एक मेजर रिवोल्ट होता है 1798 में वुल्फटोन के थ्रू। भाई उन्होंने बहुत ही बहुत ही पावरफुल हो के ये रिवोल्ट को तैयार किया, लड़ा, लेकिन बेचारे फुस हो गए। एंड में ये रिवोल्ट ख़त्म हो जाता है। फाइनली 1801 में आयरलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बन जाता है। अब क्या होता है, पार्ट बनते ही इंग्लैंड के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार इंग्लिश का, कल्चर का, लैंग्वेज का बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दिया है। जो नेशनल एंथम जो बनाते हैं वो भी इंग्लिश बनाते हैं, और जो नेशनल फ्लैग जो बनता है वो भी यूनियन जैक का बनता है, जिससे कि वो अपना डोमिनेंट को शो कर सकते हैं सब में। तो ये इंग्लिश ने दिमाग लगा के बड़ी कूटनीति से यूनाइटेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर दिया। इसी के साथ भाई हमारे तीनों यूनिफिकेशन हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को रिपीट एंड रिपीट आप देख लेना।
मैं जाते-जाते भी यही बात बोलूँगा कि आप इस वीडियो को लिंक करने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखें ज़रूर। ठीक है? धन्यवाद।